Hi everyone, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is your English educator पलक रखियानी. इस सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश बिहार बोर्ड का एकदम ब्रांड न्यू लेसन नंबर 6, जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम. और ये नाम हमने खैर बहुत बार सुना है. जब भी हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो वंस अपॉन अ टाइम यानी एक बार की बात है. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है ये. तो आपको जो है वीडियो के पूरे एंड तक बने रहना है, ताकि आपका जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, जो कि मैं हिंदी में भी समझाऊंगी, वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए. मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन 7 से लेकर 12th क्लास तक. आगे बढ़ने से एक और इन्फो दे दूं भाई कि अब जो है मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको मिलती हैं बुक्स एंड ई बुक्स भी. तो इन्हें अवेल कैसे करना है, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है. डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक दी गई है, लिंक में फॉर्म है, उसको आपको फिल करके सबमिट करना है. देन जो हमारी टीम है आपसे जल्द से जल्द कॉन्टैक्ट करेगी. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. नाउ ये जो है चैप्टर 6 है वंस अपॉन अ टाइम अगेन. इसमें जो है हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे. आपको तरीका पता है यार अपना, एक एक लाइन को जो है मैं बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी. अब यहाँ दो चीज़ें होती हैं. मैंने जो है इंग्लिश में ऑलरेडी दिया है जैसा आपकी बुक में है, एंड देन उसका जो है बेटा हिंदी ट्रांसलेशन भी लिखा है. बट अगेन नोट माई वर्ड्स, हिंदी ट्रांसलेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए. वाई? बिकॉज ऑलरेडी मैं हर लाइन को जो है हिंदी में समझाऊंगी, एंड एट लास्ट यू हैव टू राइट आंसर्स इन इंग्लिश ओनली एग्जाम में. तो आप कोशिश ये करो व्हेनेवर यू रीड इंग्लिश सेंटेंसेस, एक दो बार पढ़ने के बाद आप उन्हें समझ पाओ. चलिए, नाउ बिगिनिंग विद दिस लेसन मैं आपको बता दूं, तो अगर आपको याद हो जब हमने प्रीवियस लेसन पढ़ा था, इससे जस्ट पिछला लेसन जिसका नाम था एक्सेप्टेंस स्पीच, अगर जिसको याद है वो रिलेट कर सकता है कि वहाँ पे भी हमने नोबेल प्राइज मिलने पे एक स्पीच की बात की थी जो एक्सेप्टेंस स्पीच थी, है ना. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि वंस अपॉन अ टाइम में भी नोबेल प्राइज का रोल है. हम बात करते हैं हमारी जो राइटर हैं टोनी मॉरिसन. इन्हें जो है जब नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था, ये बातें उन्होंने तब कही थी. सो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं हम. सबसे पहले तो यू शुड ऑलवेज रिमेंबर द नेम ऑफ द राइटर या पोएट. इट्स वेरी गुड जब भी आप आंसर्स में इन्हें मेंशन करते हैं. कभी कभी तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है. टोनी मॉरिसन was the 8th woman and the first black woman to receive the Nobel Prize 1993 in literature. She also won the Pulitzer Prize for fiction. Her 7th and most recent novel, Paradise, was published early in 1998. तो बेटा टोनी मॉरिसन जो है 8th वुमन, दुनिया की 8वीं वुमन थी, एंड सबसे पहली ब्लैक वुमन. अच्छा, ब्लैक का मतलब क्या होता है यहाँ पे? जैसे हम कहते हैं ना जातिवाद होता है, तो वैसे ही अमेरिका या इन एरियाज़ में वाइट और ब्लैक लोगों के स्किन के कलर के बेस पे रखा जाता था. तो वो जो है पहली ब्लैक वुमेन थी जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला था लिटरेचर में. सो काफ़ी बड़ी बात है. अब उनकी जो स्पीच थी, हर स्पीच वंस अपॉन अ टाइम wonderfully exhibits how the proper usage of language could bring about changes and big revolution in the world, and more so the immediate surrounding. This speech makes the point that language should be living and vibrant. तो उन्होंने ये जो मैं कहानी फिर से बता रही हूँ, जैसे पिछली वाली भी स्पीच थी, तो ये भी उन्होंने कहीं पे भाषण दिया था, तो उसी को उठा के रखा गया है आपके इस लेसन में. और इस लेसन में वंस अपॉन अ टाइम ऑल्दो इसका नाम है, लेकिन ये स्पीच जो है बेटा हमें लैंग्वेज यानी भाषा का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना क्या रोल वो प्ले करती है हम सभी लोगों की लाइफ में. नॉट ओनली इन इंडिया, अपनी कंट्री की बात नहीं करें, हर जगह मैनकाइंड की हम बात करें तो भाषा जो है कितनी ज़रूरी है. और उसका सिर्फ ये नहीं है कि बात करने से मतलब है, जीवन जीने में, अपनी जो है संस्कृति को आगे बढ़ाने में लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है. आई होप इट इज़ क्लियर. आगे आते हैं. Narratives have not only been entertaining but also one of the principal ways of absorption of knowledge. यानी यहाँ पे जब हम नरेशन देखेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होती हैं कहानियाँ, ये जो लोक कथाएँ होती हैं. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक चीज़ का मतलब नहीं होता है. लिटरेचर कभी भी पढ़ो तो कोई इंसान ये नहीं कह सकता है कि तुम सही समझ रहे हो, इसे गलत, बिकॉज वो एक छोटा सा आपको जो है ना स्टोरी 5-6 अलग अलग एरियाज में उसका इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है, जो कि आपको इस लेसन में देखने को मिलेगा. कभी कभार स्टूडेंट्स जब बोलते हैं मैम हम खुद से लिटरेचर पढ़ते हैं इंग्लिश, तो अच्छे से समझ नहीं आता है.
बेटा जो राइटर होता है ना वो ऊपर से तो कुछ और लिखता है लेकिन उन बातों का अंदर से मतलब कुछ और है, और यही लोक कथाओं की खासियत है। तो यही बताया है कि नॉलेज जो है अलग अलग तरीके से हम इन कहानियों से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। There are anecdotes which bring out the theme through the most simple form of expression and language. The given speech is a fine example of this. अब anecdote मैं आपको अभी बताऊंगी तो आपको शायद समझ नहीं आएगा, लेकिन पूरे लेसन में बने रहो, तब जब आप समझोगे ना कि पलक मैम क्या कहना चाह रही है एनेक्डोट से, समझ पाओगे कि कैसे जो है एक चीज को कंसिडर करके उन्होंने दूसरी चीज के बारे में बताया है। क्लियर है? तो तभी अपन को बिल्कुल एंड तक बने रहना है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए, यही बात बेटा मेरे हिंदी में दी गई है, लेकिन अब मैंने समझाया ही हिंदी में है, तो ये सिर्फ आप रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। ठीक है, चलो, यही पूरा हिंदी में दिया गया है। ठीक, चलिए आगे आते हैं, बिगिनिंग विद द एक्चुअल लेसन। अभी तो हमने इंट्रोडक्शन देखा था, अब लेसन पे आते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत बहुत ही ना मज़ेदार तरीके से, वही बचपन में कहानियाँ सुनते होगे ना मम्मी से, दादी से, पापा से, किसी से भी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, तो कैसे सुनाते हैं? एक बार की बात है। तो यहाँ जो है टोनी मॉरिसन ने भी इस कहानी की शुरुआत ऐसे करी है, Once upon a time there was an old woman, blind but wise. Or was it an old man? तो यहाँ पे आप समझ लो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यानी एग्जैक्ट वर्ड्स हम कोट कर रहे हैं। तो उन्होंने शुरुआत की कि एक बार की बात है, देयर वाज एन ओल्ड वुमन, एक बूढ़ी औरत थी, ब्लाइंड बट वाइज, वो आंखों से अंधी थी यानी दृष्टिहीन थी, लेकिन वाइज यानी विजडम था उनमें, बहुत ही सच्ची थी वो और बहुत ही कह सकते हैं ना समझदार। और वॉज इट एन ओल्ड मैन? अब वो थोड़ी कंफ्यूज हो रही है। कभी कभार होता है ना कि अपन ने अपने टाइम में मम्मी पापा से, दादा दादी से कोई कहानी सुनी हो, लेकिन आज मैं सुनाऊं तो मुझे अच्छे से याद नहीं आएगी। मैं कहूँगी वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज एन ओल्ड वुमन, या फिर कोई ओल्ड आदमी था, तो वो याद कर रही है ऐसे। अ गुरु परहैप्स सूदिंग रेस्टलेस चिल्ड्रन, यानी क्या, या तो फिर हो सकता है वो एक गुरु थे, एकदम सूदिंग यानी उनकी बातें जो हैं बहुत ही निराली थी। आई हैव हर्ड दिस स्टोरी और वन एग्जैक्टली लाइक इट इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स। तो वो कहती हैं मैंने ये कहानी जो है सुनी है, या फिर इसी के जैसी कोई कहानी शायद सुनी है, इन द लोर ऑफ सेवरल कल्चर्स। लोर का मतलब होता है विजडम, यहाँ पे इस एक्चुअल लाइन का मतलब है कि काफ़ी सारे कल्चर्स में, बहुत सारे डिफरेंट जगहों पे कल्चर्स में ये कहानी बहुत चलती है ना। चाहे इसका डिफरेंट फॉर्म हो, शायद कहीं पे वो ओल्ड बूढ़ा आदमी लेंगे, बूढ़ी औरत, लेकिन इस टाइप की कहानी मैंने बहुत सारे कल्चर्स में सुनी है। सो वंस अपॉन अ टाइम, चलो अपन शुरुआत करते हैं कि हम जो है एक, अब उन्होंने कहा चलो एक ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत की हम बात करेंगे। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज एन ओल्ड वुमन ब्लाइंड एंड वाइज। ठीक है, in the version I know, the woman is the daughter of slaves, black American, and lives alone in a small house outside of her town. Her reputation for wisdom is without peer and without question. So now लेखिका कहती हैं कि in the version I know, यार जो कहानी मुझे याद है ना, जो वर्जन मुझे याद है, उसमें ये जो ओल्ड वुमेन होती है ना, वो क्या होती है, ब्लैक होती है। ब्लैक स्लेव्स जो होते हैं, स्लेव्स यानी क्या, बंधी। जैसे भाई पहले के टाइम में ये था, उस टाइम में अमेरिकन्स जो हैं अफ्रीकन्स को, जो ब्लैक अफ्रीकन्स हैं, उन्हें लेके आ गए थे अपने कंट्री में एज स्लेव्स यानी बंदी बना के। तो मुझे जो कहानी वर्जन याद है, टोनी कहती हैं मुझे जो वर्जन याद है, उसमें शी वॉज अ ब्लैक वुमन हु वॉज अ स्लेव, एंड वो जो है एक बहुत ही छोटे से घर में रहती थी। हर रेपुटेशन फॉर विजडम इज विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन। इसका मतलब है रेपुटेशन, उनका जो प्रचलित है, विजडम यानी क्या, वो कितनी बुद्धिमान थी, इट वॉज विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन। इसका मतलब है विदाउट फियर एंड विदाउट क्वेश्चन मतलब क्या, कि उस पर यार कोई संदेह नहीं करता था कि वो कितनी बुद्धिमान थी। यानी आपके दादा दादी कोई होंगे, आपके आसपास कोई होगा जो किसी को मानते होंगे कि यार चाहे वो ब्लाइंड थी, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता पे कोई कभी भी बेटा सवाल नहीं उठाता था। अमंग हर पीपल शी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। अब इस बात का मतलब समझना, अमंग हर पीपल यानी, अमंग यानी अपने लोगों के बीच में, यानी जहां वो रहती थी, सोसाइटी, आसपास के लोग, शी इज बोथ द लॉ एंड इट्स ट्रांसग्रेशन। तो अगर हिंदी में मैं बताऊं ना मज़ेदार तरीके से, तो वही कानून थी और वही कानून का तोड़ थी। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी लॉ को तोड़ना। मतलब इस बात का मैं अगर आपको सार बताऊं तो ये कहना चाहते हैं, कोई भी नियम होते हैं किसी जगह पे, तो नियम से भी ज़्यादा उन्हें, उस ओल्ड लेडी को माना जाता था। वो नियम भी थी और नियम का तोड़ भी थी, वायलेशन ऑफ द लॉ भी वही थी, यानी जो भी थे उनकी बात को सब बहुत ज़्यादा मानते थे। The honor she is paid and the awe in which she is held
रीच बियॉन्ड हर नेबरहुड टू प्लेसेस फार अवे, यानी जो उनको इज्जत, जो ऑनर दी जाती थी, जिस खुमारी में उनको रखा जाता था, वो ऐसा नहीं है कि आसपास की जगहों पे, दूर दूर तक, शहरों शहरों तक भी उनके बहुत ज़्यादा चर्चे होते थे। To the city where the intelligence of rural prophets is the source of much amusement, यानी कहाँ कहाँ दूर दूर तक जहाँ रूरल जगहों पे जो प्रॉफिट्स होते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, उन्हें भी जो है इनकी बारे में काफ़ी पता रहता था कि कितनी बुद्धिमान है ये और कितना लोग इन्हें जो है बेटा मानते हैं। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं? चलिए आगे आते हैं। वो औरत एक गुलाम काले अमेरिकन की बेटी हैं और शहर के बाहर एक छोटे से घर में रहती हैं। उनकी छवि एक बुद्धिजीवी के रूप में है, जिस वजह से वो कानून के रूप में भी जानी जाती हैं। उनकी प्रतिष्ठा की खबरें दूर दूर तक हैं। वहाँ भी हैं जहाँ गांव के पंडित ही मनोरंजन का साधन होते हैं, यानी प्रोफेट यानी पंडितें जो बड़े बड़े होते हैं कोई भी रिलीजन के, धर्म के, उनकी बात हो रही है। ठीक, चलिए आगे आते हैं। One day the woman is visited by some young people who seem bent on disproving her clairvoyance and showing her up for the fraud they believe she is. अब इस बात की कहानी में ट्विस्ट समझना। ये कहाँ रहती थी? गांव यानी रूरल एरिया में। तो होता क्या है, आज अपन अपनी भी बात करें ना, अगर हम शहर में रहते हैं तो गांव में कोई इंसान बहुत प्रचलित हो, किसी गुरु को बहुत माना जाता हो, तो हम सब क्या कहते हैं? अरे ये तो ढोंग है, ये तो बाबा है, ये तो ढोंग है। यूजुअली यंग लोग यही मानते हैं, या अर्बन एरियाज के लोग। तो इसी बात को प्रूफ करने कि भाई वो जो है गांव की लेडी वो बिल्कुल ही फ्रॉड है, वो लोगों को बेवकूफ़ बना रही हैं, तो इस कारण से कुछ यंग पीपल यानी यूथ के, कुछ इसी एज के लोग आप मान लो है ना, 18, 19, 20, 21 साल के बच्चे जो हैं, यंग लोग, उनके पास गए। उनके क्लेयरवॉयंस, अब क्लेयरवॉयंस का मतलब होता है बेटा दिव्य दृष्टि, यानी अगर वो अंधी थी फिर भी वो बहुत सारी चीज़ें बता सकती थी। तो इसका एग्जैक्ट अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो यहाँ दिया है, यू कैन नोट इट डाउन। क्लेयरवॉयंस, the magical ability to gain information about an object, person, location or physical event through extra sensory perception, यानी बोलते हैं ना छठी इंद्रिय टाइप, इस टाइप का। ठीक है, तो क्लेयरवॉयंस हिंदी में बताऊं तो दिव्य दृष्टि। एंड शोइंग हर अप फॉर द फ्रॉड दे बिलीव शी इज, और लोगों को वो ये प्रूफ करना चाहते थे कि हम इनकी सच्चाई सामने लाएंगे कि ये कितनी फ्रॉड है, ऐसा उन्हें लगता था यंग लोगों को। और उनका प्लान क्या था? कुछ तो प्लानिंग करके ही आए होंगे। सो देयर प्लान वाज सिंपल, उनका प्लान सिंपल था। दे एंटर, एक मिनट भाई आ जाओ। दे एंटर हर हाउस एंड आस्क वन क्वेश्चन, द आंसर टू विच राइड्स solely on her difference from them, a difference they regard as a profound disability, her blindness. They stand before her and one of them says, अब सुनना, उनका प्लान काफ़ी सिंपल था। वो उसके घर में गए एंड उन्होंने सोचा कि हम उनसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो कि एक ही चीज़ है, हम में और उनमें अलग है। क्या अलग है? आंखें। वो थी ब्लाइंड और हम थे देखने वाले। तो हम एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिससे ये पता चलेगा कि वो सही है या नहीं है, यानी उनकी ब्लाइंडनेस को लेके वो ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे। मान लो शायद उनको कोई चीज़ दिखा दी, अब यार उनको तो दिखता नहीं है और उनसे ऐसा कुछ पूछ लिया, तो ये उनका बहुत ही सिंपल सा प्लान था। वो उनके सामने आके खड़े हो गए और उनमें से कोई एक कहता है, क्या कहता है देखते हैं भाई। ओल्ड वुमन, अब ये कह रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में बेटा, ओल्ड वुमन, I hold in my hand a bird. Tell me whether it is living or dead. ये देखो भाई, उसका हाथ आ गया। उनमें से एक कहता है, ओल्ड वुमन, अरे बूढ़ी औरत या आंटी जी, जो भी अपन कह सकते हैं, सुनिए भाई, I hold a bird in my hand. ठीक है, मेरे हाथ में एक चिड़िया है। Tell me whether it is living or dead. आप मुझे बताइए क्या वो जिंदा है या मरी हुई है। She does not answer and the question is repeated. मतलब वो बूढ़ी औरत, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो वो यंग लोग फिर से क्वेश्चन पूछने लगे, इज द बर्ड एम आई होल्डिंग लिविंग और डेड? अरे भाई सुनाई दे रहा है, जो बर्ड मेरे हाथ में है वो जिंदा है या मर गई है? स्टिल शी डज नॉट आंसर, फिर भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। शी इज ब्लाइंड एंड कैन नॉट सी हर विजिटर्स, लेट अलोन व्हाट इज इन देयर हैंड्स। शी डज नॉट नो देयर कलर, जेंडर और होमलैंड, शी ओनली नोज देयर मोटिव। अब भाई वो औरत अंधी है, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसके देखने वाले कौन है, कहाँ से आए हैं, जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, क्या कलर है उनका, और तुम उनसे पूछ रहे हो कि हम उनके हाथ में क्या है। ये तो बहुत ही दूर की बात हो गई। तो उस ओल्ड लेडी को ये तो नहीं पता था कि बर्ड जिंदा है या मुर्दा, लेकिन उन्हें सिर्फ उनके मोटिव के बारे में, मोटिव मतलब इरादा पता था। उन बच्चों का या जो वो यंग लोग आए थे उनका इरादा पता था। तो आप सोच रहे हो कि मैम उनका इरादा क्या था? आइए देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, मतलब आगे देखते हैं। चलो,
The old woman's silence is so long, the young people have trouble holding their laughter. अब वो जो है ओल्ड वुमन कुछ बोल ही नहीं रही है, इतनी देर तक चुप है, तो यंग लोगों को क्या लगेगा, अरे इनको तो नहीं आता है, और वो जो है ना अपनी हंसी कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है. फाइनली शी स्पीक्स एंड हर वॉइस इज सॉफ्ट बट स्टर्न. फाइनली काफ़ी देर बाद जो है उन्होंने बोला. उनकी आवाज़ सॉफ्ट तो है लेकिन स्टर्न, स्टर्न यानी सीरियस, बिल्कुल ही हंसते हुए नहीं, एकदम सीधे तरीके से उन्होंने कहा है ना, बिल्कुल सीरियसली. I don't know, she says. I don't know whether the bird you are holding is dead or alive. But what I know is that it is in your hands. It is in your hands. अब इस बात को समझना, अगर एक खुद से पढ़ते ना तो शायद ही बेटा समझ आता है. इसका मैं एक्चुअल आपको मीनिंग बताती हूँ. टोनी मॉरिसन जो कहानी बता रही हूँ उसमें ये ओल्ड लेडी कहती हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हाथ में जो बर्ड है वो जिंदा है या मरी हुई है, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो तुम्हारे हाथ में है. येस, इट इज़ इन योर हैंड्स, ये तुम्हारे हाथ में है. अब ये बात क्या हो रही है यहाँ पे मुझे लग रहा है, बोलते हैं ना कि अपन बोलना कुछ चाहते हैं एंड बोलते कुछ और हैं, यानी एक तीर दो निशाने. उन्होंने बात तो करी इट इज़ इन योर हैंड्स, लेकिन क्या वो शायद सिर्फ बर्ड की बात कर रही हैं या चिड़िया के अलावा उनसे किसी बात का रेफरेंस है. ठीक है, आगे आ जाओ, देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रही है कहानी भाई. आइए. For parading their power and her helplessness, the young visitors are reprimanded, told they are responsible not only for the act of mockery, but also for the small bundle of life sacrifice to achieve its aims. The blind woman shifts attention away from assertions of power to the instrument through which that power is exercised. अब ये आती है एक्चुअल बात. उन्होंने जो है ओल्ड वुमन ने ये बात कह के क्या बताया है, उन बच्चों को, एक छोटी सी, उन यंग लोगों को, यार देखो जो भी थे हैं तो यंग उम्र के ही ना, ग्रोइंग एज के ही थे, उनको इतनी शायद समझदारी नहीं थी, तो इस वे में उन ओल्ड वुमन ने ये बात कह के कि वो चीज़ तुम्हारे हाथ में है, उन्होंने उन्हें रिप्रिमांड इज लाइक थोड़ी सी डांट लगा देना, टू टेल समबडी ऑफिशियली दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कि उन्हें एहसास होना. कभी कभार होता है ना, हमको ऐसा काम कर देते हैं या हम मम्मी से पापा से थोड़ी हमने सही तरीके से बात नहीं की है ना, बदतमीजी से जवाब दे देते हैं, फिर जो है मम्मी पापा कोई एक ऐसी छोटी सी बात कहते हैं, डायरेक्टली नहीं कहते हैं, अलग तरीके से कहते हैं, और हमें अंदर से जो है समझ आ जाता है, एक डांट लग जाती है, हाँ यार हमने गलत किया. तो वैसे ही ये यंग विजिटर्स रिप्रिमांड हुए, किस बात के लिए, फॉर परेडिंग देयर पावर, उनकी पावर को जो है वो परेड का मतलब क्या होता है, पूरी रैली निकालना, तो अपनी पावर को, अपनी शक्तियों को जो है, कौन सी शक्ति यार, वो देख सकते हैं. दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग. आज आप अगर इमेजिन करो, इफ़ यू कांट सी थिंग्स, दुनिया कितनी अलग ही होती है कि नहीं. उनकी पावर है, वो उसको परेड कर रहे हैं कि हम तो देख सकते हैं, तो देख नहीं सकती है, और उसकी हेल्पलेसनेस है ना, उस बुढ़िया की हेल्पलेसनेस की वो बेचारी क्या करे, वो नहीं देख सकती है, उस वजह से उन्होंने ऐसी बात उन्हें कही. टोल्ड दे आर रिस्पॉन्सिबल, और उन्हें बताया कि तुम जो है सिर्फ एक्ट ऑफ मॉकरी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो. मॉकरी यानी किसी की इंसल्ट करना, किसी का मजाक उड़ाना, लेकिन तुम जो है अ स्मॉल बंडल ऑफ लाइफ सैक्रिफाइस टू अचीव इट्स एम्स, और कहाँ तुमने उस एक छोटी जिंदगी को सैक्रिफाइस कर दिया अपने इस काम को करने. तो अब यहाँ छोटी जिंदगी की बात किसके लिए हो रही है समझो. बोलो मैम जान किसकी गई, यहाँ प्रेफरेंस है बेटा बर्ड से. तो अब ऐसे करने लगोगे, मैम बर्ड मरी कहाँ है भाई, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई. तो वो ओल्ड वुमन एक्चुअल में बात तो बर्ड की कर रही है, लेकिन वो कहना कुछ और चाह रही है. उनका कहने का तात्पर्य, बोलते हैं ना किसी चीज़ का निचोड़ निकलना चाहिए, तो बोल रही है कि तुमने अपनी इस काम के लिए जो चिड़िया की लाइफ को सैक्रिफाइस किया है वो भी बहुत गलत है, तुम उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो. तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार ये सिर्फ चिड़िया की लाइफ की बात हो रही है या ये शायद कुछ और भी कहना चाह रही हैं. तो इस बात से जो है उस ब्लाइंड वुमन ने बच्चों का अटेंशन शिफ्ट कर दिया कि यहाँ बात सिर्फ चिड़िया की नहीं हो रही है, या ये बात नहीं हो रही है कि वो ब्लाइंड है, यहाँ जो है पावर की बात हो रही है कि कैसे जो है आपके हाथ में कोई पावर है लेकिन आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. अब आगे आओ और क्लियर होंगी चीज़ें. स्पेक्यूलेशन ऑन व्हाट other than its own frail body that bird in the hand might signify has always been attractive to me. यहाँ पे me कौन है, यहाँ पे me हमारी राइटर है टोनी मॉरिसन. But especially so now, thinking as I have been about work I do that has brought me to this company. So I choose to read the bird as language and the woman as practice writer. ये आती है एक्चुअल कहानी. तो स्पेक्यूलेशन, जब वो कहानी पढ़ रही हैं लेखिका, तो उन्हें स्पेक्यूलेशन यानी क्या, किसी चीज़ की बहुत अच्छे से स्टडी करना है ना, सोचना, उस पर विचार करना है ना.
अदर दैन इट्स ओन फ्रेल बॉडी। यानी ये पहले तो लेखिका यही सोच रही थी कि सही में बात बर्ड की हो रही है, कि बर्ड शायद कमज़ोर होगी या इसलिए वो ओल्ड वुमन कह रही है मर गई हैं, हमेशा से ये सोचती आई। और तभी मैं इस काम में आ गई सोचते सोचते कि अब मैं समझी वो बूढ़ी औरत क्या कहना चाह रही थी। बूढ़ी औरत क्या कहना चाह रही थी कि आई चोज टू नाउ। अब उन्होंने कहा कि वो बर्ड से क्या सिग्निफाई कर रही थी, लैंग्वेज को। उनकी जगह पे ये जो चिड़िया है वो सिर्फ चिड़िया नहीं है, वो बात कर रही है लैंग्वेज की, भाषा की। तभी तो मैंने कहा बेटा कि इस पूरे लेसन में आपको इंपॉर्टेंस दिखेगा लैंग्वेज का। तो जब वो ओल्ड वुमेन कहती हैं कि आप लोगों के हाथ में है, इट इज़ इन योर हैंड्स, तो वो किस चीज़ की बात कर रही हैं? वो चिड़िया की बात नहीं कर रही हैं, वो लैंग्वेज की बात कर रही हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, कि आप जो है अपनी भाषा किस जगह पे इस्तेमाल करते हो। और जो वुमेन है, जो ओल्ड वुमेन है, वो एक प्रैक्टिस राइटर है, यानी लेखिका है। लेखक या लेखिका। चलिए आगे आते हैं, कहाँ आ गए हम यार, चलो हाँ। Once upon a time, visitors asked an old woman a question: Who are they? These children? What did they make of that encounter? उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? What did they hear in those final words? The bird is in your hands. यानी इस चीज़ का निचोड़ क्या निकलता है? ये एक सेंटेंस है जो कि पूरी बात को दर्शाता है एक डिफरेंट ही मीनिंग के साथ। A sentence that gestures towards possibility or one that drops a latch. Drops a latch का मतलब, लैच बेसिकली होता है दरवाजे का, जो हम कुंडी कहते हैं ना, उसे कहते हैं लैच। तो बोलते हैं कि यहाँ पे इस जेस्चर्स का कोई अलग मतलब है या फिर सिर्फ जो है वो उस चीज़ को, उस बात को बंद कर रही हैं। इट इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, आई एम ओल्ड फीमेल ब्लैक ब्लाइंड, बट वॉट विजडम आई हैव नाउ इज नोइंग आई कैन नॉट हेल्प यू। तो अब वो फाइनली कहती हैं कि मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं बूढ़ी हूँ, मैं अंधी हूँ, तो मुझे सही में तुम्हारे सवाल का जवाब नहीं पता है कि वो चिड़िया जिंदा है या नहीं, सो आई कैन नॉट हेल्प यू। द फ्यूचर ऑफ लैंग्वेज इज़ योर्स। तो देखो उन्होंने लैंग्वेज की बात की है। यहाँ वो ये कहना चाह रही हैं कि बेटा तुम लोग जो है लैंग्वेज का सही इस्तेमाल करो। अच्छा, अब यहाँ लैंग्वेज का मतलब द टोन ऑफ स्पीकिंग नहीं है बेटा। लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, लैंग्वेज इज़ एवरीथिंग। आपको अगर आज मैं कहूँ कि आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, कुछ टाइम पहले या काफ़ी टाइम पहले जब कोई भाषा नहीं थी तब कैसा था, लोग अपने कम्युनिकेशन कैसे करते थे? तो लैंग्वेज इज़ बेसिकली कम्युनिकेटिंग। अब क्या क्या कम्युनिकेट करोगे? आप थॉट्स कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है, आप जो है फीलिंग्स कम्युनिकेट कर सकते हो, और कितनी सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। आप जो है अपना कल्चर यानी आज जो आप हो, आप इंडियन हो, आप कोई भी रिलीजन से आते हो, तो आपको कैसे पता है कि आपका कल्चर है? क्योंकि लैंग्वेज जो है वो पास ऑन होती जाई है। कितने सारे जो है कल्चर्स के अलग अलग स्क्रिप्चर्स हैं, बुक्स लिखी गई हैं, तो वो भी लैंग्वेज का रोल है। लैंग्वेज जो है एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताने में काम आता है, और तो और लोगों को सही सीख देने में भी लैंग्वेज, अब चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, उसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इस लैंग्वेज को बनाए रखना, बरकरार रखना किसका काम है? इन्हीं प्रैक्टिस राइटर यानी लेखक, लेखिका, पोएट, देखो जो हमें इतनी बढ़िया कहानी देते हैं और हम उनसे कितना कुछ सीखते हैं, तो ये उनकी भी होल एंड सोल ड्यूटी है। यार जैसे कोई सोल्जर है, आर्मी पर्सन है, तो उसकी क्या ड्यूटी है? उनकी क्या ड्यूटी होती है कि वो जो है सेना में रहें, हमारा प्रोटेक्शन करें, ये उनकी होल एंड सोल ड्यूटी है। डॉक्टर की क्या ड्यूटी है? पेशेंट की जान बताए। हम टीचर्स की क्या ड्यूटी है कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाएं ताकि आप जो है अपना फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाएं। अब इधर पे इन लेखकों की क्या ड्यूटी है कि वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएं। और ये संस्कृति बेटा, चलो यार अब एक टाइम आएगा जब हम तो बूढ़े हो जाएंगे, हाँ भाई होंगे, और आप भी होगे, तो जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? हमारी यंग जनरेशन पे। देन एक टाइम आएगा दैट यंग जनरेशन टू विल गेट ओल्ड, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? पास ऑन होती जाएगी। तो यहाँ पे जो ये ओल्ड वुमेन है, शी इज़ बेसिकली पासिंग ऑन दोस रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो उन यंग लोगों को कहती है नाउ इट इज़ इन योर हैंड्स, भाई हम तो बुढ़े हो गए, हमें तो जाना है। अब ये लैंग्वेज का जो जिम्मा है, वो जिम्मेदारी उनको देके जा रही है कि आप जो है लैंग्वेज का यूज़ जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करें। लैंग्वेज का मिसयूज़ कब होता है? जब आप किसी की भी फीलिंग्स को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करें, किसी की मॉकरी करें, किसी का इंसल्ट करें, किसी के बारे में बुरा बोलें, है ना, तो दैट इज़ बेसिकली कि लैंग्वेज खोती जाती है उसमें, ठीक है। आगे आते हैं। दे स्टैंड देयर, सपोज नथिंग वॉज इन देयर हैंड्स, सपोज द विजिट वॉज ओनली अ रूस, अ ट्रिक टू गेट टू बी स्पोकन टू, taken seriously as they have not been before, a chance to interrupt, to violate the adult world, its miasma of discourse about them.
तो अब इस बात का मतलब क्या है, रूस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, रूस का मतलब होता है बेसिकली किसी के साथ कोई धोखा करना या फिर कोई छल वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं, वो बच्चे वहाँ खड़े हुए थे, यानी उन्हें लगा कि यार हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, है ना, ऐसा लगा, एकदम नहीं स्तब्ध हो जाते हैं कि क्या भाई, इन्होंने तो एकदम इतनी गहरी बात कर दी, है ना। सपोज द विजिट, अब लगने लगा उन्हें कि शायद हम इनसे मिलने आए हैं, ये सिर्फ ऐसे ही एक नाटक का प्लान था, हम तो सिर्फ एक चाहते थे कि हमारी बात सुनी जाए। होता है ना, देखो यंग जनरेशन क्या होता है, कभी कभार एज डिफरेंस, एज गैप इतना हो जाता है कि यू फील अड्रिफ्ट। अड्रिफ्ट यानी आपको लगता है कि आप उस जगह से पिछड़ चुके हो, कि बड़ों के बीच में आप एक यंग एज में आ जाते हो ना, तो ना आप छोटों में आते हो ना आप बहुत बड़ों में आते हो, तो आपकी बातें कोई सुनने के लिए है ही नहीं। तो तभी उन्हें लगा कि ये शायद हम तो सिर्फ ऐसे ही आए हैं, हम उन्हें गलत नहीं प्रूव करना चाहते थे, हमें तो लगता था शायद हमारी बात सुनी जाए, टेकन सीरियसली एज दे हैव नॉट बीन बिफोर, कि शायद उन्हें थोड़ा सीरियसली लिया जाए जैसे पहले नहीं लिया जाता था। A chance to interrupt, to violate the other words, it's miasma of discourse about them। यानी कैसे जो है अडल्ट दुनिया मानती थी, मायाज्मा का मतलब होता है भाप, धुआं, डिस्कोर्स मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी बात पे अपन जो है स्टडी कर रहे हैं, तो यानी उनकी बातों को जो है भाप की तरह माना जाता था पहले, और उस टाइप से जो है ये इंटरप्ट करना चाहते हैं, यानी वो बीच में जाना चाहते हैं, बीच में घुसना चाहते हैं, कि जो अडल्ट वर्ल्ड है, बड़ों की दुनिया है, ये बातें हैं, उसमें हम भी चाहते हैं कि हमारा भी इंपॉर्टेंस हो, हमारे थॉट्स, हमारी फीलिंग्स, उन्हें भी जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली जाए। So you old women blessed with blindness can speak the language that tells us। अब ये सारी बातें जो है ना वो young people start करते हैं। You old women blessed with blindness can speak the language that tells us what only language can, how to see without pictures। तो कहते हैं कि तुम जो हो बूढ़ी औरत हो, तुम तो ब्लेस्ड हो ब्लाइंडनेस से, क्योंकि तुम जो है लैंग्वेज बोल सकते हो, हम तो जो है लैंग्वेज को सिर्फ देख पा रहे हैं ना, हम तो पिक्चर्स देख पा रहे हैं, लेकिन आप जो बोलती हो वो तो बिना कुछ देखे, यानी यू आर द प्रॉपर प्रेजेंटेशन ऑफ अ लैंग्वेज। लैंग्वेज अलोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द स्कैरीनेस ऑफ थिंग्स विद नो नेम्स, लैंग्वेज अलोन इज मेडिटेशन। यहाँ पे लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज जो है हमें बाकी चीज़ों से बचाती है, जिन चीज़ों का नाम नहीं है, जिन चीज़ों की कोई आप बोलते हो ना आप पिक्चर नहीं देख सकते, उसको लैंग्वेज रिप्रेजेंट करती है। लैंग्वेज खुद ही एक मेडिटेशन है कि नहीं। चलिए, तुम बूढ़ी और अंधी औरत, तुम वही कहती हो जो भाषा कह सकती है, बिना तस्वीर से क्या होगा, माप जो बेनाम है, भाषा खुद ध्यान लगाना है, यानी मेडिटेशन करना है। टेल अस व्हाट इट इज टू बी अ वुमन सो दैट वी मे नो व्हाट इट इज टू बी अ मैन। हमें बताओ कि एक औरत होना क्या होता है, ताकि हमें पता चले कि व्हाट इट इज टू बी अ मैन। व्हाट मूव्स एट द मार्जिन, व्हाट इट इज टू हैव नो होम इन दिस प्लेस, टू बी सेट एड्रिफ्ट फ्रॉम द वन यू न्यू, what it is to live at the edge of towns that cannot bear your company। यानी कहाँ ये अपनी जो है बातें बता रहे हैं, बोलते हैं ना दिल खोल के एकदम कोई बोलने लगता है। so they all were speaking कि कैसा लगता है कि कोई घर नहीं होना इस जगह में। to be set adrift, adrift मतलब होता है अकेला हो जाना, यानी जिस जगह आप रहते थे वहाँ से आप अकेले हो गए, आपको जो है टाउन्स में आप रह रहे हो, लेकिन फिर भी जो है आपको उस टाइप की कंपनी नहीं मिल रही है कि आपकी बातें कोई सुन सके। ठीक है, आगे आते हैं। Tell us about ships turned away from shorelines। अब ये जो है ना, ये एक्चुअली बोलते हैं ना अपनी फीलिंग्स को बताना, सो ये डिफरेंट आपको एग्जांपल्स दे रहे हैं। अब भाई वो जिस जगह पे रहते हैं तो उस टाइप के वो अपने एग्जांपल दे रहे हैं कि टेल अस अबाउट शिप्स टर्न्ड अवे फ्रॉम शोरलाइंस एट ईस्टर, प्लेसेंटा इन अ फील्ड, टेल अस अबाउट अ वेगन लोड्स ऑफ स्लेव, हाउ दे sang so softly their breath was indistinguishable from the falling snow। तो कहते हैं हमें बताइए उन शिपों के बारे में, उन शिप्स के बारे में जिनको जो है शोर लाइन से ही ईस्टर की तरफ मोड़ दिया गया, और उन स्लेव्स के बारे में, स्लेव्स यानी गुलाम। अब वेगन लोड क्या होता है इस बात को समझो। वेगन लोड बेसिकली एक कार्ट होता है ना, कार्ट, गाड़ी भरी हुई, उसे कह रहे हैं। भरी हुई गाड़ी किससे भरी हुई, स्लेव से भरी हुई गाड़ी, गुलामों से भरी हुई गाड़ी। हाउ दे sang, कैसे वो जो है इतना सॉफ्टली गा रहे थे कि उनकी आवाज़ और जो है गिरती हुई बर्फ बिल्कुल सेम लग रही थी, यानी इनडिस्टिंग्विशेबल, इतना सॉफ्ट गा रहे थे वो। हाउ दे न्यू फ्रॉम द हंच ऑफ द नियरेस्ट शोल्डर दैट द नेक्स्ट स्टॉप वुड बी देयर लास्ट, यानी उन्हें हंच का मतलब होता है इंट्यूशन, है ना, ऐसा नहीं फीलिंग आती है एक, तो उन्हें कैसे पता ये फीलिंग कि शायद अगला स्टॉप जो है उनका आखिरी स्टॉप हो सकता है, यानी उनकी लाइफ वहाँ ख़त्म हो सकती है। तो इन बातों के बारे में हमें बताइए, हमें उन नावों के बारे में बताइए जिन्हें ईस्टर से मोड़ा दिया गया, उनके बारे में बताओ जो गुलाम थे,
और उनकी सांस बर्फ गिरने के जैसे आवाज दे रही थी। कैसे वो जानते थे कि अगला बिंदु यानी अगला स्टॉप जो है उनका आखिरी बिंदु होगा। The inn door opens. A girl and a boy step away from its light. They climb into the wagon bed. The boy will have a gun in 3 years, but now he carries a lamp and a jug of warm cider. They pass it from mouth to mouth. इन का मतलब यहाँ क्या होता है, यहाँ हमने कोई गलत स्पेलिंग नहीं लिखी है भाई। आई एन इन का मतलब होता है अंदर। बेटा आई एन डबल इन इसका मतलब होता है कोई भी होटल, कोई भी छोटा सा होटल हो या रेस्टोरेंट हो जहाँ पे रुकने की जगह हो। तो आपने देखा होगा अगर आपके सिटी में ही आसपास तो काफ़ी सारे होटल में आगे इन लिखा रहता है। जैसे मैंने तो मैक्सिमम जो नाम देखे हैं सिल्वर इन है ना, या फिर स्टार इन। तो ये डबल जो आई डबल एन इन क्या होता है, कोई भी छोटा होटल। तो यहाँ पे द इन डोर ओपन यानी होटल का दरवाज़ा खुलता है और एक लड़की और लड़का वहाँ उस लाइट से बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, जो बॉय है वो बताते हैं कि अभी जो है उस बॉय के हाथ में एक लैम्प है और एक जग है ऑफ वार्म साइडर। साइडर क्या होती है, एक अल्कोहलिक ड्रिंक होती है जो एप्पल से बनती है। यानी अभी तो उस लड़के के हाथ में ये है और 3 साल बाद हमें लगता है उसके हाथ में ना गन भी आ जाएगी, है ना। चलिए आगे आते हैं। दे पास इट फ्रॉम माउथ टू माउथ यानी कैसे वो साइडर पास कर रहे हैं, वो अल्कोहलिक ड्रिंक वो पास कर रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। The girl offers bread, pieces of meat and something more. A glance into the eyes of the one she serves. One helping for each man, 2 for each woman. And a look. They look back. The next stop will be their last, but not this one. This one is warm. तो यानी कैसे बता रहे हैं कि अगला स्टॉप जो है उनका शायद लास्ट हो सकता है। तो कुछ कहानी बता रहे हैं कि एक लड़की है भाई, उसके पास जो है ब्रेड ऑफर करती है, कुछ मीट के पीसेस, कुछ बचा कुचा जो खाना है वो ऑफर करती है। एक दूसरे की जो वो है हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे को देखते हैं पीछे। तो उन्हें लगता है कि अगला स्टॉप उनका लास्ट होगा, पर ये वाला नहीं है ना, ये तो वार्म है, ये तो ठीक है। इट्स क्वाइट अगेन व्हेन द चिल्ड्रन फिनिश स्पीकिंग। अब मैंने कहा ना इतनी देर से वो बच्चे बोल रहे थे, अब फाइनली वो बच्चे बोलना खत्म करते हैं। अंटिल द वुमन ब्रेक्स इनटू द साइलेंस। अब जो है फिर से शांति हो गई थी, बच्चों ने बोलना बंद किया। नाउ फाइनली वो ओल्ड वुमन कहती है, आई ट्रस्ट यू नाउ। मुझे अब तुम लोगों पे भरोसा है। I trust you with the bird that is not in your hands because you have truly caught it. अब मैं भरोसा करती हूँ जो बर्ड शायद तुम्हारे हाथों में नहीं है, क्यों? क्योंकि तुमने सही में उसे अब पकड़ लिया। यानी भरोसा हो गया उस ओल्ड लेडी को कि बच्चे जो हैं, ये जो जनरेशन है भाषा का बिल्कुल सही इस्तेमाल करेगी, लैंग्वेज को जो है प्रिजर्व रखेगी और सही तरीके से जो है उसका यूजेज करेगी। लुक हाउ लवली इट इज़ दिस थिंग वी हैव डन टुगेदर। तो वो बता रही देखो कितना अच्छा लगा ये जो हमने साथ में ऐसी बातें करी, जो तुम लोगों के थॉट्स शेयर करे, तुम्हारी जो फीलिंग्स थी वो तुम लोगों ने ना लेट आउट करी। तो वही बात वो बता रही हैं। वो अंत में कहती हैं, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, मैं तुम पे चिड़िया सहित विश्वास करती हूँ जो तुम्हारे हाथों में नहीं है, लेकिन तुम्हें सत्य में ही उसे पकड़ा है। देखो कितना प्यारा है कि हम लोगों ने ये काम किया है साथ में, यानी ये बातें जो है अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है। सो आई होप पूरा जो है लेसन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा चैनल है भाई जो आपको देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन। और मेरे इस साइट पे बेटा जितने भी कोर्सेज दिख रहे हैं सब के सब फ्री हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन गुड बाय।